नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका जीआईएस एकेडमी में। जैसे कि हम लोग पहले से पढ़ रहे थे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में कि भारत का संवैधानिक विकास का सफर कैसे शुरू हुआ। पॉलिटी का ये सेक्शन शुरू किया हमने। तो पढ़ते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास, कैसे संविधान का विकास धीरे धीरे होता है, इसके कई चरण हैं। खासकर हमने पिछले क्लास में हमने बताया था कि संवैधानिक विकास में दो चरण बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, जब कंपनी के अंडर में संविधान का विकास होता है, और दूसरा जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संविधान का विकास होता है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो भी संविधान का विकास होता है। तो दो चरण में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के अंडर में संविधान का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और 1858 के बाद से जब सत्ता का स्थानांतरण ट्रांसफर होता है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, तब से हम जानेंगे कि संविधान का विकास कैसे हुआ। धीरे धीरे हम इसमें चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं भारत का संवैधानिक विकास। इसके प्रथम चरण की बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ इंग्लैंड में, और वो भारत आई। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा शाही अधिकार पत्र दिया गया, जिसको रॉयल चार्टर भी कहते हैं। आप लोग जब पढ़े होंगे कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, और महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट उस समय की महारानी हुआ करती थी ब्रिटेन की। उन्होंने एक शाही अधिकार पत्र उन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया कि आप भारत जाओ और वहां पे जाके व्यापार करो। इस कंपनी को, ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, इसको इन्होंने अधिकार पत्र दिया कि आप भारत जाओ और वहां पे व्यापार करो। कंपनी का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था? कंपनी का मकसद था सिर्फ व्यापार करना। कंपनी पहले जिस उद्देश्य से आई थी, वो उसका एक ही मोटिव था कि हमको भारत में और भारत के आसपास के जितने दूसरे देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, चीन हो, इंडोनेशिया हो, बाकी जितने सब जगह है, इन सब पे व्यापार करना है। तो व्यापार के मकसद से भारत में ये कंपनी आई थी। इस कंपनी का संचालन कैसे होता था? इस कंपनी का संचालन होता था एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होते थे जी? एक गवर्नर होते थे और 24 अन्य मेंबर होते थे उसकी सहायता करने के लिए। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से एक कंपनी चलती थी। मतलब कंपनी की एक रूपरेखा, कोई भी कंपनी चलती है तो आपको पता होता है कि कंपनी की एक रूपरेखा होती है, एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की होता है। वैसे ही इस कंपनी के लिए एक कंपनी का संचालन कैसे होता था? इंग्लैंड से होता था, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते थे। उसमें एक गवर्नर होते थे और 24 मेंबर होते थे। इस माध्यम से कंपनी चलती थी। फिर आइए बात करते हैं हम 1770 के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। और 1770 के बाद परिस्थिति क्या बदलती है और परिस्थिति बदलने का कारण क्या होता है? मुगल साम्राज्य की शक्ति कम हो जाती है भारत में। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप पोस्ट मुगल एरा पढ़ेंगे, उत्तर मुगल कालीन, तो उत्तर औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक आते हैं, धीरे धीरे काफी कमजोर शासक होते हैं, और उनका शासन तंत्र पहले के मुगल शासक के मुकाबले काफी कमजोर होता है। धीरे धीरे मुगल कमजोर होते जाते हैं और इधर धीरे धीरे अंग्रेज हावी होते जाते हैं, ये मजबूत शक्ति के रूप में उभरते हैं। उसके बाद आती है बैटल ऑफ पलासी। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला की हार होती है, ब्रिटिश इसमें फिर से जीतता है। और सबसे निर्णायक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। ये बैटल ऑफ बक्सर ही अंग्रेजों को भारत में स्थापित करता है। सैन्य शक्ति के मुकाबले में अंग्रेज अपने आप को स्थापित करते हैं कि हम कितने पावरफुल है, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में तीन शक्तियों को अकेले अंग्रेजों ने हराया था। 1764 में बक्सर के मैदान में हुए युद्ध को, उस युद्ध में
अंग्रेजी सेना ने तीन शक्तियों को हराया था। आप लोगों को पता है, बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ी थी और अंग्रेजों ने इन तीनों को हराया था एक साथ। तो इन तीनों के ये बैटल ऑफ बक्सर इतना निर्णायक साबित हो गया कि अंग्रेज अपने आप को स्थापित करने के लिए भारत में एक पावरफुल बन के उभरे और अपने आप को स्थापित किया। उसके बाद से 12 अगस्त 1765 को बक्सर के युद्ध के बाद ही शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि की शाह आलम द्वितीय ने। देखिए जी कहां गया, हाँ, शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि की और इस इलाहाबाद की संधि में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। मतलब दीवानी मतलब यहां से टैक्स कलेक्शन कौन कर सकता है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, तो अंग्रेज टैक्स कलेक्ट करेंगे। मतलब यहां पे टैक्स कलेक्शन सिर्फ ब्रिटिश कर सकता है। इससे अंग्रेज कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा। 1773 ईस्वी में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। देखिए 1770 के बाद परिस्थिति कैसे बदलती है मैं आपको बताऊं। आखिर जरूरत क्या पड़ गई। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन सरकार ने बनाई। कंपनी आई, शासन करने लगी। ब्रिटेन को काफी फायदा होता था कंपनी से। प्रत्येक साल कंपनी 4 लाख पाउंड टैक्स के रूप में भेजती थी ब्रिटेन को, तो काफी फायदा होता था। लेकिन 1770 के बाद स्थिति बदल जाती है। स्थिति इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि 1769 में 1769 में सबसे पहले तो बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, भूखमरी की स्थिति आ जाती है। अब उसमें अंग्रेजों का हालत खराब हो जाता है, खस्ता हो जाता है, पैसे एकदम खत्म हो जाते हैं अंग्रेज के पास। फिर अंग्रेज उलझ जाते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध में, जिसमें आप लोगों को पता होगा 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ इंग्लैंड ब्रिटिश से और मैसूर के शासक से। पहले हैदर अली, फिर टीपू सुल्तान। उसमें ब्रिटिश उलझ जाते हैं, उसमें काफी नुकसान होता है ब्रिटेन का। उसके बाद सबसे बड़ा एक कारण होता है कंपनी में करप्शन। कंपनी में इतना करप्शन हो जाता है कि कंपनी के अधिकारियों को तो काफी फायदा मिलता है, काफी फायदा मिलता है। कंपनी के अधिकारी इतने करप्ट होते हैं, इतना घूस ले लेते हैं कि उनको तो काफी फायदा हो जाता है, लेकिन कंपनी को इससे बहुत नुकसान होता है। उल्टे में ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक दफा कंपनी को पैसे की जरूरत होती है और इंग्लैंड सरकार से 1 लाख पाउंड पैसा मांगती है। तो बाद में जब कंपनी ने देखा कि भाई बैटल ऑफ बक्सर इतना बड़ा युद्ध जीत लिया तुमने, अपने आप को स्थापित कर लिया, ब्रिटिश को एज अ पावरफुल स्थापित कर लिया कि एक शक्ति के रूप में ब्रिटिश उभर के आई भारत में, फिर भी स्थिति खराब है। तब कंपनी ने सोचा, ब्रिटेन सरकार ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कंपनी को रिवाइव करना पड़ेगा फिर से। इसके रिवाइवल के लिए कंपनी ने 1773 से आगे चल के, 1770 के बाद जब सिचुएशन चेंज होता है तो 1773 में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने की कोशिश की जाती है और इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास कराया जाता है। क्या है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का? एक सबसे बड़ा बात यह है कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों, दूसरी और कंपनियां क्यों नहीं आई भारत में? होता है भाई, एक कंपनी आती है, इतना बड़ा देश है, अपना पूंजी लगाई है, इतने बड़े देश से मुनाफा कमा रही है, तो दूसरी कंपनियों को एक प्रतिस्पर्धा होता है कि भाई चलिए ये कंपनी आ रही तो हम भी चले उस देश में, हम भी व्यापार करें, हम भी बिजनेस करें, हम भी मुनाफा कमाएं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भले वो प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन उसमें फंडिंग किसने किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने
फंडिंग उसने किया था और इसीलिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मान्यता मिला था कि भारत और बाकी पूर्वी देशों में आके वो व्यापार कर सकते हैं, बाकी किसी दूसरे देश को मान्यता दिया ही नहीं, इसीलिए इस कंपनी का मोनोपोली था। है आते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। 26 जनवरी 1772 को ब्रिटिश संसद ने कंपनी के विविध कार्यों की जांच के लिए गुप्त समिति की नियुक्त की। मैंने बताया आपको जस्ट थोड़ी देर पहले कि कंपनी की स्थिति काफी खराब हो गई थी, कंपनी की हालत बहुत खराब होने की वजह से एक ऐसा समय आ गया कि कंपनी ब्रिटिश सरकार को पैसे नहीं भेज पा रही थी, इवन उल्टे में पैसे मांग रही थी। इसीलिए कंपनी के काम की जांच करने के लिए एक गुप्त समिति का नियुक्ति किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा, और उसने 3 मई 1773 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लॉर्ड नॉर्थ क्रुक ने संसद में 18 मई को एक बिल पेश किया जो कि बाद में रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। इसी बिल को बाद में जब वो देखिए पहले बिल पास होता है, पहले बिल प्रपोज होता है कहीं भी, जब भारत के संविधान में आप पढ़िएगा भारत के संसद में, तो संसद में कोई भी कानून पहले अचानक से कानून नहीं बनता, पहले बिल पेश किया जाता है, बिल को लाया जाता है, बिल को संसद के दोनों हाउस से पास कराने के बाद जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है। तो वही बिल आया संसद में, पास होने के बाद वो रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना और इस रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था, और यही से शुरुआत होती है संवैधानिक निर्माण की। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है यही से संविधान के निर्माण की शुरुआत होती है एक तरीके से कहे तो। इसका काम क्या था कि कंपनी के कार्यों को भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना और कमियों को दूर करना, कि कंपनी का जो काम है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कि कंपनी अपने मनमाना ढंग से काम न कर सके, कंपनी में जो भ्रष्टाचार जो लिप्त हो गया था उस भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, और भारत और इंग्लैंड दोनों जगहों पे जो कमियां हैं इन कमियों को दूर करना इस रेगुलेटिंग एक्ट का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य यही था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का काम कैसा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इसमें गठन होता था, जैसे मैंने आपको जस्ट पहले बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में होते थे, उसी के माध्यम से एक कंपनी चलती थी जिसमें एक गवर्नर होते थे और 24 मेंबर होते थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का कर दिया गया, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल कितने साल का रहेगा, तो 4 साल का रहेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 4 वर्ष का। इसके 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष पद छोड़ देंगे। देखिए किसी पद पर अगर एक ही व्यक्ति लगातार कई वर्षों तक बैठा रहे ना, तो कितना भी ईमानदार व्यक्ति उसके मन में थोड़ी बेईमानी आ ही जाती है। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि बहुत सारे ऐसे घूसखोर कार्यकर्ता है, बहुत सारे ऐसे घूसखोर इसमें के अधिकारी थे जो बैठे बैठे बहुत सारों से इसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे और कंपनी का बेड़ा गर्क कर रहे थे, नुकसान कर रहे थे अपने फायदे के लिए। तो उन्होंने कहा कि कार्यकाल 4 वर्ष और प्रत्येक वर्ष ये 1/4 सदस्य इसके पद को छोड़ देंगे, यानी 24 सदस्य रहते थे तो 24 का 1/4 यानी 6 सदस्य हर साल रिटायर होंगे, छोड़ेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण प्रारंभ हुआ, इसके माध्यम से, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार जो है अच्छे ईमानदार व्यक्तियों को वहां से भेजने लगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पुराने जितने थे उनको हटाया जाने लगा समय दर समय, और इसी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार जो है कंपनी पर नियंत्रण करना शुरू किया। कंपनी के लिए सभी राजस्व और सैन्य मामलों की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य हो गया। अब कंपनी का मेन काम क्या था कि जो भी या सैन्य मामला है या राजस्व मामला है, आप सेना कितना रख रहे हैं, सेना पे कितना खर्च कर रहे हैं और आपको कितना राजस्व मिल रहा है, यानी आपको टैक्स कितना मिल रहा है, इसके बारे में, इससे रिगार्डिंग जो भी जानकारी है कि सेना पे खर्च कितना कर रहे हैं, कितना सेना रखा है, सेना को कहां कब लगाना है, कितना सेना में रिक्रूटमेंट कितनी करनी है,
भारतीय सैनिक उसमें कितने होंगे, ब्रिटिश सैनिक कितने होंगे, इन सब की जानकारी, प्लस आपको राजस्व की जानकारी आपको देनी होगी कि आप किस राज्य से कितना टैक्स ले रहे हैं, टैक्स का बंटवारा कहाँ कर रहे हैं, खर्च कितना कर रहे हैं, आप हमको बताइए। इसकी सारी जानकारी आपको देनी होती थी, किसको, सरकार को, ब्रिटिश सरकार को। अच्छा, एक बात जानते होंगे आप लोग कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, वो एक महज कंपनी थी, उस कंपनी के लिए फिर सेना की क्या आवश्यकता थी। तो देखिए, मैंने बताया ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में फंडिंग किसने किया था, तो ब्रिटेन सरकार ने फंडिंग किया। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने अपनी शाही सेना साथ में भेजी थी। अगर वो प्राइवेट कंपनी होती और उसमें प्राइवेट लोगों ने पैसा डाला होता और उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो शायद उसके साथ सेना नहीं आती, या उनके पर्सनल अपने प्राइवेट कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आते, वो अलग है। पर उसमें चूंकि सरकार ने फंडिंग किया था, सारा सरकार देख रेख कर रही थी उस कंपनी के लिए, इसीलिए सरकार ने उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या भेजा था, सेना भेजा था। बाद में ब्रिटिश सरकार यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, फिर सेना ब्रिटेन से आती थी, ये लोग इंडिया से सेना को रिक्रूट करते थे और उनको सैलरी देते थे, तनख्वाह देते थे। तो ये हुआ, ये तो सब ब्रिटिश के मतलब अगर हम देखें तो ब्रिटिश के मामले में ये सारा मामला हुआ ब्रिटेन के लिए। भारत में इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का क्या असर हुआ। सबसे पहले कि बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। समझिए, बंगाल इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र था उस समय का। बंगाल मतलब आप समझिए कि आज का बिहार, बंगाल तो है ही, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये सब मिलके उस समय का बंगाल, इतना बड़ा बंगाल। और इतना बड़ा बंगाल, सामरिक दृष्टि से बंगाल इतना महत्वपूर्ण था। एक तो उपजाऊ जमीन, गंगा दामोदर घाटी, गंगा नदी घाटी, हुगली, मतलब इसके आसपास का क्षेत्र, उपजाऊ जमीन, बहुत सारे मतलब खान, ये सब बहुत सारे, इतना फायदेमंद था सामरिक दृष्टि से, बंगाल इतना महत्वपूर्ण था। तो इसीलिए बंगाल अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और अंग्रेजों ने कहा कि अब बंगाल का जो गवर्नर होगा वो पूरे ब्रिटिश क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबके गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर को कहेंगे। उस समय 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे ब्रिटेन के हाथ में, बंगाल, बंबई और मद्रास। बंगाल, बंबई और मद्रास। तो कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल कहा जाएगा, और तीनों प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, इन तीनों प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। और जो 3 प्रेसिडेंसी, इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, बंगाल, मद्रास और बंबई, अब तीनों बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत आ गई और इसी के अधीन कर दिया गया। ये अब आगे और जानते हैं कि इसमें और क्या हुआ। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल उस समय कौन बने जी? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स, जो पूरे बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हीं को गवर्नर जनरल कहा गया। और पहले गवर्नर जनरल पूछा जाता है कि कौन बने, तो वारेन हेस्टिंग्स बने, जो तीनों प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और बंबई, तीनों के इसके गवर्नर जनरल कहलाए। तो वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल। इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों का एक पैनल बना। इनकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया, एक काउंसिल बना, जो बहुमत से निर्णय ले सकते थे। और जब निर्णय बराबर की स्थिति में आ जाए तो निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को के पास था। निर्णय कब लिया जाएगा? बहुमत के आधार पर। ये जो परिषद बना 4 सदस्यों का, इसमें था कि अगर कोई निर्णय किसी बात के लिए लेना हो तो जब भी निर्णय लिया जाएगा तो बहुमत से लिया जाएगा। बहुमत के जिसके पक्ष में होगा वो बात
मानी जाएगी, जो बहुमत के पक्ष में नहीं होगा वो बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन कभी अगर ऐसा मामला आ गया कि जो पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हो गया, तब तो बहुमत नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। वारेन हेस्टिंग्स के जो चार, जैसे मैंने बताया कि 4 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया, तो इनकी कार्यकारिणी में जो अन्य 4 व्यक्ति थे वो कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मैनसन और वारवेन। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मैनसन और वारवेन। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकारिणी में जो उनकी जो परिषद बनाई गई थी, उस परिषद में जो 4 मेंबर सदस्य थे, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं थे, तो चारों के नाम याद रहने चाहिए, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मैनसन और वारवेन। इसमें से फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मैनसन, ये तीनों ब्रिटेन से लाए गए थे, ब्रिटेन से इनकी नियुक्ति हुई थी, जबकि वारवेन की नियुक्ति भारत में ही हुई थी। खैर ये भी थे, तो ये भी ब्रिटिश ही, पर ये भारत में इनकी नियुक्ति हुई थी और ये तीनों की नियुक्ति ब्रिटेन से हुई थी। फिर आगे चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। देखिए इसमें थोड़ा सा समझना ये है कि सवाल थोड़ा सा घुमा के कैसे पूछता है, पूछेगा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि इस कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई, और रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। ऑप्शन में 1773 भी रहेगा, लेकिन ऑप्शन 1773 नहीं लगाना है, आंसर होगा 1774। देखिए भले स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई, लेकिन हुई कब स्थापना? 1774 में। उसी एक्ट के तहत हुई, लेकिन हुई कब थी? 1774 में। तो सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में। और इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे, मुख्य न्यायाधीश, और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो पहले जो चीफ जस्टिस है, पहले इस कलकत्ता हाई कोर्ट के कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश हुए उनका नाम था एलिजा इम्पे, और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। 3 जो अन्य न्यायाधीश थे कौन कौन से थे? चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। ठीक है, तो कलकत्ता में 3 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये एक बात हो गई। नेक्स्ट क्या था? इस एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट, किस एक्ट की बात हो रही है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। समझिए 1773 का एक्ट ने, मैंने कहा पहले बताया था ना कि इतना कंपनी में इतना भ्रष्टाचार फैल गया था कि इस पे कड़ा लगाम लगाने के लिए इस तरह के कानून बनाने पड़े, और यही कानून धीरे धीरे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है। संविधान भी क्या है, उसमें भी तो बहुत सारे कानून है, बहुत सारे प्रोविजन है, प्रावधान है, बताते हैं कि किस तरह से रहना है, किस ढंग से रहना है। वही तो बात है कि किस पे किस तरह का लगाम लगाना है, किसको किस तरह के अधिकार मिलेंगे। वही बात है कि इस एक्ट ने सबसे पहले कहा कि जो भी कंपनी के कर्मचारी होंगे वो अपना निजी व्यापार कोई नहीं चलाएंगे। ये नहीं कि हम कंपनी के व्यापार कर्मचारी हैं, हम अपना कुछ अलग ही ट्रेड यूज शुरू कर देते हैं, कुछ अपना ट्रेडिंग का काम नहीं। आप अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, आप भारतीय लोगों से ना ही उपहार ले सकते हैं और ना ही रिश्वत ले सकते हैं। ऐसा कंपनी ने ऐसा कर दिया कि इस तरह की चीजों को कर दिया प्रतिबंधित भारतीय सरकार, ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से। प्रत्येक 20 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान किया कि ये जो एक्ट कानून आया है, इस कानून के अंतर्गत ही सारी चीजें होंगी, और हर 20 साल पे इस कानून की समीक्षा होगी कि इसका पालन कितना किया गया, इसका क्या असर हुआ, क्या नहीं। प्रत्येक 20 साल पे इसकी समीक्षा की
बात की गई। ये जो देखिएगा, इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, ये जितना चार्टर एक्ट आएगा, 1833 का चार्टर एक्ट उसको कहते हैं जो कानून बना है इंग्लैंड में भारत के लिए कानून बन रहा है। ये सारा काम भारत में भारतीय लोगों के लिए और ब्रिटिश कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बन रहा है, लेकिन कानून बना कहां पे है? इंग्लैंड के पार्लियामेंट में कानून बना है। इसी को चार्टर एक्ट कहते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर इसके बाद हम इसका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पढ़ेंगे, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, ये सब उसी के तहत है। ये कानून कहां बनता था? इंग्लैंड में बनता था, और ये भारतीयों के लिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून बनता था। तो इसमें फिक्स कर दिया गया कि प्रत्येक 20 साल पे इसकी समीक्षा की जाएगी इस कानून की। और सच पूछिए तो ब्रिटिश सत्ता का कंपनी पर नियंत्रण शुरुआत हुआ। ब्रिटिश सत्ता का ब्रिटेन में जो सत्ता काबिज थी, ब्रिटेन की सरकार का कंपनी पे नियंत्रण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू हुआ। और या ऐसे भी कहें कि भारत पर आधिपत्य की शुरुआत इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है, कि भारत पर आधिपत्य शुरू होता है, कि भारत पर कैसे ब्रिटेन का कब्जा धीरे धीरे होने लगा। कानून के माध्यम से जो तरह तरह के कानून उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने पास किए भारतीयों के लिए, वो कंपनी पे भी नियंत्रण करता था, और एक तरह से भारत पे आधिपत्य की भी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। इसके बाद हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, फिर ऐसे कर करके 1853 का चार्टर एक्ट। धीरे धीरे करके हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक आज की क्लास के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्लासेस आपको ऐसे ही कंटिन्यू मिलते रहेगा। थैंक यू।